रुद्र और आस्था सिंह मेंशन पहुंचे और अंदर की तरफ बढ़ गए। दादी और मालती जी वहीं दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने उन दोनों को दरवाजे पर ही रोक दिया। दादी ने पहले उन दोनों की आरती की और फिर चावल से भरा कलश दरवाजे की चौखट पर रख आस्था को देख बोली, दादी अब इस चावल के कलश को अपनी दाहिने पांवों से गिराओ बेटा। आस्था ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर दादी ने सर्वेंट को आवाज दी और आलते की थाल लाने के लिए कहा। तभी वसुंधरा जी हाथों में बड़ी सी थाल लेकर उनके पास आई और बोली, वसुंधरा जी हाँ, वैसे तो मैं अपने बेटे के लिए अपने पसंद की बहू लाना चाहती थी, पर मेरे बेटे ने तुमसे शादी कर ली, इसलिए मैं भी अब से तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती हूँ। भले ही मेरा बेटा मुझसे नाराज है, पर एक माँ होने के नाते मुझे उसकी खुशियों की परवाह है, इसलिए तुम्हें बस इतना ही कहूंगी, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। उनकी बात सुनकर रुद्र उन्हें कुछ कहने को हुआ, पर आस्था ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने उसकी तरफ देखा तो उसने ना में गर्दन हिलाकर उसे शांत रहने के लिए कहा। आस्था की बात मानकर रुद्र चुप हो गया, पर उन दोनों की यह इशारेबाजी देख वसुंधरा जी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया, पर वो भी शांत ही रही। आस्था ने उनकी तरफ देखा और बहुत ही धीरे और शांति से बोली, आस्था आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके बेटे को हमेशा खुश रखूंगी। मेरे रहते कोई भी इन्हें नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। उसकी बात सुनकर वसुंधरा जी फीका सा मुस्कुरा दी। वहीं दादी और चाची के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुद्र तो प्यार से आस्था की तरफ देख रहा था। तभी दादी बोली, आस्था बेटा अब अपने पैर इस आलते से भिगोकर अपने कदमों की छाप इस आंगन में छाप दो। मुझे यकीन है जैसे तुम्हारे आने से मेरा यह गुस्सैल पोता फिर से हंसने मुस्कुराने लगा है, वैसे ही तुम्हारे शुभ कदम इस घर में पड़ते ही यह घर और भी खुशियों से भर जाएगा। उनकी बात सुनकर आस्था धीरे से मुस्कुरा दी। उसने धीरे से रुद्र की तरफ देखा जो प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। आस्था ने उस पर से अपनी नजरें हटा ली। फिर उसने धीरे से आलते की उस थाल में अपना कदम रखा। कदम रखते ही उसके पैर में बहुत जोर से कुछ चुभा, जिस वजह से वो लड़खड़ा गई। वो गिरती उससे पहले ही रुद्र ने उसे थाम लिया और बोला, रुद्र ध्यान से। आस्था ने उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुरा दी, जबकि उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था, पर उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने वसुंधरा जी की तरफ देखा तो उनके चेहरे की मुस्कान देख वो समझ गई कि यह सब उनका ही किया धरा है। उसने धीरे से अपना दूसरा पैर भी उस थाल में रख दिया। रुद्र ने उसे अभी भी थाम रखा था। आस्था के दोनों पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। इसके बाद आस्था ऐसे ही अपने पांवों की छाप आंगन में डालते हुए मंदिर की तरफ बढ़ गई। रुद्र उसके साथ ही था। दोनों ने वहां रखी शिव जी की मूर्ति के आगे माथा टेका और भगवान का आशीर्वाद लिया। उसके बाद सब लिविंग रूम की तरफ बढ़ गए। अब आस्था से खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। उसके कदम फिर लड़खड़ा गए। रुद्र जो उसके साथ ही चल रहा था, उसने जल्दी से उसे थाम लिया। वो कुछ बोलने को हुआ, पर तभी उसकी नजर आस्था के दर्द से पीले पड़े चेहरे पर गई तो रुद्र घबरा गया। उसने जल्दी से आस्था को अपनी गोद में उठाया और ले जाकर सोफे पर बिठा दिया और खुद उसके पास बैठ उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए बोला, आस्था क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है। आस्था ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देख फीका सा मुस्कुरा दी और बोली, आस्था मैं ठीक हूँ, फिक्र मत कीजिए, बस थोड़ा
चक्र आ गया था, जबकि उसके पांवों में बहुत दर्द हो रहा था, पर वो रुद्र को कुछ भी बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। और साथ ही उसे यह भी पता था कि अगर रुद्र को जो वसुंधरा जी ने किया उसके बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेगा। और आज उसका उस घर में पहला दिन है, तो वो नहीं चाहती कि उसके आते ही उस घर में कोई भी झगड़ा हो। दादी और चाची भी आस्था को देख परेशान हो गई। तभी चाची की नजर आस्था के पांवों पर गई तो वो घबराकर बोली, आस्था बेटा, तुम्हारे पांवों। उनकी बात सुनकर रुद्र की नजर आस्था के पांवों पर गई, जिनमें से खून रिसकर फर्श पर गिर रहा था। तभी उसकी नजर फर्श पर बने आस्था के पांवों की छाप पर गई, जिनमें आलते के साथ साथ उसके खून के भी निशान थे। उसने आस्था की तरफ देखा, जो घबराई नजरों से उसकी तरफ ही देख रही थी। वहीं दादी और चाची के साथ साथ वसुंधरा जी भी आस्था के पांवों को देख रही थी। यहाँ दादी और चाची के चेहरे पर उसके पांवों देख चिंता के भाव थे, वहीं वसुंधरा जी बिल्कुल शांति से खड़ी उसके पांवों को देख रही थी, जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो। रुद्र आस्था के सामने जमीन पर बैठ गया और उसके पांवों को छूकर देखने लगा। पर आस्था ने अपने पांवों पीछे खींच लिए और घबराकर बोली, आस्था, यह क्या कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर रुद्र ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसके पांवों को अपने घुटनों पर रखकर देखने लगा। आस्था उसके घुटनों से अपने पांवों हटाने लगी। रुद्र ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो उसकी गुस्से से लाल आंखें देख वो चुप कर गई और गर्दन झुकाकर बैठ गई। रुद्र ने उसके पांवों देखे, जो पूरे खून से सने हुए थे और कांच के टुकड़े अभी भी उसके पांवों में घुसे हुए थे। यह देख रुद्र को अपने दिल में टीस सी उठी। आस्था इतने दर्द थी, पर फिर भी उसने मुंह से उफ तक नहीं कि, बल्कि सबकी खुशी के लिए ऐसे ही सब रस्में करती रही। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, हाथों और माथे की नसें फूल कर दिखाई देने लगी। वो अपनी जोरदार और गुस्से भरी आवाज में चिल्लाया, रुद्र, किसने किया यह? उसकी इतनी तेज और गुस्से भरी आवाज सुनकर एक पल को सब लोग कांप गए। आस्था भी उसकी इतने गुस्से भरी आवाज से सहम गई। तभी रुद्र फिर बोला, मैंने पूछा, किसने किया यह? हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया हरकत करने की? उसने सभी सर्वेंट्स को अपने सामने बुलाया और उन्हें देखते हुए गुस्से से बोला, रुद्र, मैं आखिरी बार पूछूंगा, यह सब किसने किया और किसके कहने पर किया? अगर मैंने अपने तरीके से पता किया तो गुनाहगार को जो सजा मिलेगी उसका वो खुद जिम्मेदार होगा। उसकी बात सुनकर सब सर्वेंट डर कर कांपने लगे, क्योंकि वहां हर कोई रुद्र के गुस्से से वाकिफ था। तभी रुद्र के पास आई और बोली, दादी बेटा, यह सब लोग बहुत सालों से यहाँ काम करते हैं और यह लोग तो आस्था बहू को जानते तक नहीं है। फिर यह लोग ऐसा क्यों करेंगे? इनकी क्या दुश्मनी आस्था से? उनकी बात सुनकर रुद्र ने उनकी तरफ देखा और गुस्से में बोला, तो फिर आलते की थाल में कांच कहाँ से आया? अगर इन लोगों ने नहीं किया तो फिर जो आस्था जी को जानता है या जो उन्हें पसंद नहीं करता, फिर उसने यह सब किया होगा। यह सब बोलते समय उसकी नजरें वसुंधरा जी की तरफ थी। वहीं उसका इशारा समझ दादी ने भी वसुंधरा जी की तरफ देखा, जो चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। रुद्र का गुस्सा और उसे वसुंधरा जी की तरफ गुस्से में घूरते देख दादी ने वहां खड़ी नौकर दीपा को आवाज दी और बोली, दादी, दीपा, इधर आओ। उनकी बात सुनकर दीपा डरते हुए उनके पास आई तो दादी उसे देखते हुए बोली, दादी, आलते की थाल तैयार करने के लिए मैंने तुमसे कहा था। फिर आलते की थाल में कांच के टुकड़े कहाँ से आए? दीपा उनकी बात
सुनकर घबरा गई और वसुंधरा जी को देखने लगी जो उसे ही घूरते हुए देख रही थी। रुद्र जिसकी नजरें वसुंधरा जी पर ही थी वो उनके चेहरे के हर भाव को देख रहा था। तभी दादी दीपा को देख गुस्से में बोली, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? दादी को गुस्से में देख दीपा धीरे से बोली, दीपा, मुझे नहीं पता मालकिन, मैंने तो आपके कहने के हिसाब से आलते की थाल तैयार की। मैं उसे लेकर आपके पास आ ही रही थी कि बड़ी मालकिन आई और बोली कि मैं बाहर जाकर दूसरा काम कर लूं। वो आलते की थाल खुद बाहर लेकर आ जाएगी। मैं उनकी बात मानकर किचन से चली गई थी। आलते की थाल में कांच कैसे आया मुझे नहीं पता। उसकी बात सुनकर सबकी नजरें वसुंधरा जी की तरफ घूम गई। रुद्र का गुस्सा तो अब और भी बढ़ गया था। तभी दीपा की बात सुनकर वसुंधरा जी गुस्से में बोली, तो तुम कहना क्या चाहती हो? यह सब मैंने किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर यह इल्जाम लगाने की? वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र उन्हें घूरते हुए गुस्से में बोला, पर उसने यह तो कहा ही नहीं कि आलते में कांच के टुकड़े आपने मिलाए। फिर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कहीं आपने ही तो यह सब नहीं किया? क्योंकि यहाँ तक मुझे याद है वो आलते की थाल आप ही लेकर आई थी। उसकी बात सुनकर एक पल को वसुंधरा जी हड़बड़ा गई, पर फिर खुद को संभाल दुखी होने का नाटक करते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि अगर मैं वो आलते की थाल लेकर आऊंगी तो मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाया जाएगा। मैं तो दिल से अपनी बहू का स्वागत करना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि सब लोग मुझे गलत समझने लगेंगे। यह बोल वो मगर के आंसू टपकाने लगी। रुद्र फिर कुछ गुस्से में कहने को हुआ, पर तभी दादी उसे देखते हुए बोली, बाकी बातें बाद में, पहले आप आस्था बहू को ऊपर रूम में लेकर जाइए, हम अभी डॉक्टर को फोन करते हैं। अपनी दादी की बात सुनकर रुद्र का ध्यान आस्था की तरफ गया, जो उसकी तरफ ही देख रही थी। चेहरा दर्द से पीला पड़ा हुआ था, फिर भी चुपचाप बैठी हुई थी। उसे ऐसे देख रुद्र को अपने दिल में दर्द होता महसूस हुआ। उसने जल्दी से आस्था को अपनी गोद में उठाया और लेकर ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। आस्था ने कुछ नहीं कहा, बस उसके गले में अपनी बाहें लपेट दी। वो उसे ही एकटक देख रही थी, जिसकी आंखों में आस्था का दर्द देखकर दर्द उतर आया था। रुद्र आस्था को लेकर अपने रूम में आया और उसे धीरे से बेड पर बिठा दिया। उसने धीरे से उसके पांवों को पकड़कर बेड पर रखा और फिर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर खुद उसके पांवों के पास बैठ गया। उसने धीरे से उसके पांवों को पकड़कर अपने पांवों पर रखा और बहुत धीरे से कॉटन से उसके पांवों को साफ करने लगा। आस्था बस उसे ही एकटक देख रही थी, जिसकी आंखों और चेहरे पर आस्था के पांवों के जख्म देख दर्द उतर आया था। आस्था ने उसे देखा और धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके पांवों के जख्मों को साफ करता रहा। आस्था को दर्द तो हो रहा था, पर रुद्र के सामने वो शांति से बैठी रही, क्योंकि वो अब तक इतना तो समझ चुकी थी कि उसे दर्द में देख रुद्र को तकलीफ हो रही है। और दूसरी बात, वो नहीं चाहती थी कि रुद्र फिर से गुस्सा करे, इसलिए उसने तकलीफ होने के बावजूद कुछ नहीं कहा। पर उसके चेहरे को देखकर रुद्र समझ गया था कि उसे तकलीफ हो रही है, इसलिए वो बहुत ही आराम से उसके जख्मों को साफ कर रहा था। अच्छे से उसके जख्मों को साफ करने के बाद उसने उन पर दवाई लगाई और पट्टी बांध दी। फिर उसने धीरे से आस्था के पांवों को बेड पर रखा और उनके नीचे तकिया लगा दिया और उसे आराम करने का बोल वो वहां से जाने लगा, पर आस्था ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? रुद्र बिना उसकी तरफ देखे बोला, बस थोड़ी देर
मैं आता हूँ, आप तब तक रेस्ट कीजिए। दरअसल उसे तकलीफ में देख रुद्र को भी तकलीफ हो रही थी, जिस वजह से उसकी आंखें नम हो गई थी, इसलिए वो उसकी तरफ देख नहीं रहा था। और दूसरी बात, उसे लग रहा था कि उसकी वजह से वसुंधरा जी ने आस्था के साथ यह सब किया। उसने आस्था के साथ शादी की, इसलिए वसुंधरा जी रुद्र का गुस्सा आस्था पर निकाल रही थी, जिस वजह से उन्होंने आस्था के साथ यह सब किया। भले ही अभी तक पता ना चला हो, पर रुद्र को पूरा यकीन था कि यह सब उसकी मां ने ही किया था। आस्था उसे ही देख रही थी, जो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। वहीं नीचे दादी ने सभी सर्वेंट्स को उनका काम करने के लिए कहा और खुद वसुंधरा जी के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, अगर आज जो कुछ भी आस्था बहू के साथ हुआ है उसमें आपका थोड़ा सा भी हाथ हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी वजह से हमारे बेटे और पोते ने बहुत कुछ झेला है। हमारा बेटा तो हमें छोड़कर चला गया और हम उसे बचा नहीं पाए, पर अगर अब आपकी वजह से हमारे पोते की खुशियां बर्बाद हुई तो हमें भी नहीं पता हम क्या कर जाएंगे। बहुत मुश्किल से उनकी जिंदगी में खुशियां आई हैं। अगर अब आपकी वजह से हमारे पोते की खुशियां उससे छीन गई तो हम भूल जाएंगे आप इस घर की बहू है। उनकी बात सुनकर वसुंधरा जी भोला सा चेहरा बनाकर बोली, माँ, आपको भी ऐसा लगता है कि जो भी उस लड़की के साथ हुआ वो मैंने किया है? मैं क्यों उस लड़की को नुकसान पहुंचाऊंगी? और रही बात रुद्र की, तो मैं खुद चाहती हूँ कि मेरा बेटा खुश रहे, और अगर उसकी खुशियाँ उस लड़की के साथ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उनकी बात सुनकर दादी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर उनके मुंह से बार बार आस्था के लिए वो लड़की सुनकर दादी थोड़ी सख्त आवाज में बोली, उनका नाम आस्था है और वो इस घर की बहू है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात को भूलेगी नहीं। वसुंधरा जी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो दादी वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वहीं मालती जी चाची भी उनके साथ ही चली गई। वहीं ऊपर रूम में रुद्र अभी भी वैसे ही खड़ा था। उसने अभी भी आस्था की तरफ नहीं देखा था। यह देख आस्था को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखें नम हो गई। उसने रुद्र का हाथ छोड़ दिया और नजरें झुकाए हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से यह बोल वो चुप हो गई। वहीं उसकी बात सुनकर रुद्र जल्दी से उसके पास बैठ गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर ऊपर करते हुए बोला, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, उल्टा जिसने भी आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर आस्था ने अपनी नम आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, सब मेरी वजह से ही हुआ है। सही कहते हैं, सब मैं हूँ ही मनहूस। यहाँ भी जाती हूँ, सब खराब कर देती हूँ। देखिए ना, आज भी सब मेरी वजह से खराब हो गया। दादी और चाची कितने खुश थे, पर मेरी वजह से। तभी उसकी बात बीच में काटते हुए रुद्र बोला, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, इसलिए खुद को दोष देना बंद कीजिए। और खबरदार, अगर आज के बाद आपने खुद के कोई भी गलत शब्द कहा तो आपकी वजह से कुछ खराब नहीं हुआ है। और हाँ, आप मेरी पत्नी हैं और मेरी पत्नी के लिए मैं कुछ भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए आज के बाद मुझे आपके मुंह से कोई भी ऐसी बात सुनने को न मिले, समझी आप? यह बोलते समय उसके चेहरे पर गुस्सा था, मतलब उसे आस्था का खुद को मनहूस कहना पसंद नहीं आया था, इसलिए वो उस गुस्सा हो गया। वहीं आस्था उसकी आंखों में एक टक देखे जा रही थी। यहाँ फिक्र, प्रवाह, अपनेपन के अलावा और भी भाव थे जिन्हें वो समझ नहीं पा रही थी, या फिर समझ कर भी समझना नहीं चाहती थी। वहीं रुद्र भी उसकी आंखों में देख रहा था। वो प्यार से
अपने हाथ के अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए बोला, दर्द हो रहा है आस्था। उसकी आंखों में खोई हुई उसकी बात सुनकर बोली, आस्था पहले था बहुत दर्द था, पर अब नहीं हो रहा। क्यों, अब क्यों नहीं हो रहा? आपने तो कोई दवाई भी नहीं ली। उसकी बात सुनकर आस्था अभी भी उसकी आंखों में खोई हुई बोली, आप है ना पास, और जब आप पास होते हैं तो किसी भी दर्द का एहसास नहीं होता, बल्कि एक सुकून सा मिलता है आपके पास। उसकी बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने धीरे से आस्था का माथा चूमा और बोला, मेरे होते हुए आपको कोई दर्द छू भी नहीं सकता। आप नहीं जानती, पर आपको तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल में हजारों कील एक साथ गाड़ दी हो। मुझे नहीं पता कि आप मेरे लिए क्या महसूस करती है, पर मेरे लिए आप मेरे दिल की धड़कन बन गई है। अगर आप मुझसे दूर हो गई तो शायद यह दिल धड़कना भी बंद कर दे। आपके चेहरे की मुस्कान मेरे दिल को सुकून पहुंचाती है, इसलिए मैं हमेशा आपको खुश देखना चाहता हूँ। मुझे पता है यह बहुत जल्दी है और शायद अभी आप मेरी बात समझेगी भी नहीं, पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ दैट आई लव यू आस्था, आई लव यू सो मच। रुद्र की बात सुनकर आस्था हैरान रह गई। वो अपनी आंखों को बड़ा बड़ा किए उसे देखने लगी तो रुद्र प्यार से उसके गाल सहलाते हुए बोला, यही सच है, मुझे आपसे प्यार हो गया है। आप इस दिल की धड़कन बन गई है। आपके बिना रहना अब मुमकिन नहीं है मेरे लिए, पर फिर भी आप पर कोई दबाव नहीं है। यह जरूरी नहीं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ तो आप भी मुझसे प्यार करो। आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए वही बहुत है। पर हाँ, मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जिस दिन आपको भी मुझसे प्यार हो जाए। तब तक हम दोनों वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते आए हैं। यह कहकर उसने आस्था का माथा चूम लिया और फिर बिस्तर पर लिटाकर रेस्ट करने का बोल खुद रूम से बाहर निकल गया। आस्था बस उसे जाते हुए देखती रही। फिर वो खुद से ही बोली, आप बहुत अच्छे हो रुद्र जी। मुझे नहीं पता कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या नहीं, या फिर आगे कर पाऊंगी या नहीं, पर इतना पता है कि आप मेरे पति हो और मैं आपको हर वो खुशी दूंगी जिसके आप हकदार हो। मैं हमेशा आप के साथ रहूंगी, कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। वैसे भी अब आपके बिना मेरा है ही कौन? यह बोल वो शांत हो गई और कुछ सोचते सोचते नींद के आगोश में चली गई। वहीं रुद्र जब नीचे पहुंचा तो दादी मालती जी और वसुंधरा के साथ साथ उनके पति रौनक जी भी वही थे। रुद्र ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और जाकर वहां रखे सिंगल सोफे पर राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। दादी ने उसे देखा तो आस्था की फिक्र करते हुए बोली, रुद्र बेटा, आस्था कैसी है? अब रुद्र ने उनकी तरफ देखा और नॉर्मली बोला, वो ठीक है, अभी दादी आराम कर रही है। दादी ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, ठीक है, उसे आराम करने देते हैं। बेचारी बच्ची पहले दिन ही उसके साथ हमारे घर में या सब हो गया और हम कुछ कर ही नहीं पाए। उनकी बात सुनकर रुद्र ने तिरछी नजरों से वसुंधरा जी की तरफ देखा और बोला, फिक्र मत कीजिए, जिसने भी उनके साथ यह सब किया है उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते समय उसका चेहरा फिर गुस्से से भर गया और आंखें लाल हो गई। उस के गुस्से को देखते हुए किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वहीं वसुंधरा जी उसकी बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा कर बोली, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते रुद्र। माँ हूँ तुम्हारी, चाहे जैसी भी हूँ। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। अपने मकसद को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अपने मकसद को पाने के लिए तो मैंने तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ा, फिर तुम कैसे छोड़ दूँ?
एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए, फिर देखने मैं क्या करती हूँ। तुम्हें भी तुम्हारे बाप के पास ही पहुंचाऊंगी। वैसे आज एक बात तो पता चल गई, यह लड़की तुम्हारी कमजोरी है। आज उसे थोड़े से दर्द में देख तुम्हारी यह हालत हुई है, तो जब मैं उस लड़की को तड़पा तड़पा कर मारूंगी तो तुम्हारी क्या हालत होगी। उसे मरता देख तुम तो वैसे ही कमजोर पड़ जाओगे, फिर तुम्हें हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं होगा और मैं अपनी मकसद भी पूरा कर पाऊंगी। वहीं रुद्र की नजर उन पर ही थी। वो उनके चेहरे पर बनते बिगड़ते हर भाव को देख और समझ रहा था, जिसे समझ वो अपने मन में बोला, आप जैसा सोच रही हैं, मैं वैसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरे रहते आप मेरी मोहब्बत को नुकसान पहुंचाना तो दूर, उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकती। मानता हूं कि कहीं ना कहीं वो मेरी कमजोरी बन चुकी है, पर आप मेरी उस कमजोरी तक कभी नहीं पहुंच सकती। अपने पापा को तो आपके गंदे इरादों से नहीं बचा पाया मैं, पर अपनी मोहब्बत को बचाऊंगा। उनके सामने ढाल बनकर हमेशा खड़ा रहूंगा। आप तो क्या, कोई भी उन्हें नुकसान की सोचेगा भी तो उसे इस रुद्र प्रताप के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। तभी रौनक जी और वसुंधरा जो बैठे कोई बात कर रहे थे, रौनक जी का फोन बजा तो वो बात करने लगे। जैसे ही उन्होंने सामने वाले की बात सुनी, वो हैरान और परेशान हो गए और ऊंची आवाज में बोले, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, मैं देखता हूँ। यह बोल उन्होंने फोन रख दिया और परेशान से बैठे कुछ सोचने लगे। बाकी सब भी उन्हें परेशान देख परेशान हो गए। तभी वसुंधरा जी उनके कंधे पर हाथ रख बोली, क्या हुआ रौनक, आप इतना परेशान क्यों हो और किसका फोन था। रौनक जी ने उनकी तरफ देखा और बोले, रवि का फोन था। रवि उनका असिस्टेंट। उसने कहा कि किसी ने हमारे शौर्य होल्डर्स से दुगनी कीमत पर हमारी कंपनी के 20% शेयर्स खरीद लिए हैं, पर हमारे पता करने के बाद भी यह पता नहीं चला कि वो इंसान है कौन। उनकी बात सुनकर सब परेशान हो गए। तभी वसुंधरा जी की नजर रुद्र पर गई, जो बिना किसी भाव के बैठा अपना फोन चला रहा था, पर कुछ तो था उसकी आंखों में, जिसे देख वसुंधरा जी उसे घूरते हुए बोली, यह सब तुमने किया है ना। उनकी बात सुनकर हर कोई नासमझी से उन्हें देखने लगा, पर रुद्र अभी भी शांत बैठा हुआ था। तभी वसुंधरा जी थोड़ा तेज आवाज में बोली, मैं कुछ पूछ रही हूँ रुद्र, क्या यह सब तुमने किया है। अब रुद्र ने उनकी तरफ देखा और बोला, आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह सब मैंने किया होगा। वसुंधरा जी वैसे ही उसे घूरते हुए बोली, माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है यह सब तुमने ही किया है। मेरी कंपनी के शेयर्स तुमने ही खरीदे हैं। उनकी बात सुनकर रुद्र गुस्से में चीखते हुए बोला, आप मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ बहुत पहले ही मेरे लिए मर चुकी है। आप तो वो औरत है जिसने कभी अपने बच्चे और पति को समझा ही नहीं। आपको तो बस पार्टी से कभी फुर्सत ही नहीं मिली। आपने कभी यह नहीं देखा कि आपका छोटा सा बेटा रोज रात आपका इंतजार करते करते सो जाता था। आपने कभी अपने बेटे को अपने सीने से नहीं लगाया, उससे कभी यह नहीं पूछा कि वो कैसा है, कभी यह नहीं जाना कि उसने खाना खाया या नहीं। मेरे लिए आप वो औरत है जिनकी वजह से मैंने मेरे पापा को रोते उन्हें टूटते देखा। उनकी आंखों में आपका इंतजार देखा, पर आपने कभी उनकी तरफ अच्छे से देखा तक नहीं। और जब वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो उन के मरने का गम तक आपकी आंखों में नहीं था। आपका बेटा अकेला हो गया था। पापा जाने के बाद उसे एक माँ की जरूरत थी, पर आपने तो पापा के जाते ही दूसरी शादी कर ली और अपनी जिंदगी में खुश हो गई। कभी अपने बेटे की तरफ आपने ध्यान दिया ही नहीं। इसलिए आज के बाद खुद को मेरी
माँ मत कहना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात आपके कंपनी के शेयर्स की तो हाँ, वो मैंने खरीदे हैं, आपकी तरह धोखे से नहीं, बल्कि एक बिजनेसमैन की तरह उनकी कीमत देकर उन्हें खरीदा है। और वैसे भी अगर आप भूल गई हो मिसेज वसुंधरा रौनक प्रताप सिंह, तो मैं आपको याद दिला दूं, जिस कंपनी को आप मेरा कह रही है वो कंपनी मेरे पापा की है, और उस कंपनी में आज भी मैं उस कंपनी में 30% शेयर्स का मालिक हूं। और अब मेरे पास उस कंपनी के 50% शेयर्स हैं। मतलब सिंह कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर। तो आइंदा मुझसे तमीज से बात करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तक कंपनी के प्रोजेक्ट्स में जितनी भी गड़बड़ हुई है, मैं उस पर कमेटी बिठाने के ऑर्डर्स दे दूंगा। फिर आप सोच लो आप का क्या होगा। उसकी बात सुनकर यहाँ वसुंधरा जी पहले उसे गुस्से में घूर रही थी, वहीं उसकी कमेटी बिठाने वाली बात सुनकर वसुंधरा जी घबरा गई, क्योंकि उन्हें भी पता था कि आज तक उन्होंने कितना घपला किया है कंपनी में। पर उन्होंने जल्दी अपने एक्सप्रेशन को छुपा लिया। पर रुद्र, जिसकी चील जैसी नजरें उन पर ही थी, उससे कुछ ना छुपा सकी। फिर रुद्र कुछ देर रुककर बोला, आज तो सिर्फ इतना ही किया है, पर सोचिए अगर आगे से आपने मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाना तो दूर उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं क्या करूंगा। यह बोल वो उन्हें गुस्से में घूरते हुए ऊपर चला गया। वसुंधरा जी अब भी उसे पीछे से गुस्से में घूर रही थी। तभी दादी उन्हें देख थोड़ी सख्ती से बोली, हमने पहले ही आपको समझाया था कि आप कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगी जिससे रुद्र या आस्था को कोई परेशानी हो। पर आपकी आज की हरकत देख हमें बहुत अफसोस हो रहा है। उनकी बात सुनकर वसुंधरा जी उन्हें देख मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, माँ आपको भी लगता है कि उस लड़की के साथ जो हुआ वो हमने किया है? दादी उन्हें देख थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोली, यह बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं हमने। और आपको क्या लगता है आज तक इस घर में जो कुछ हुआ है या जो भी होता है हम उससे अनजान है? सब पता है हमें, पर हम कभी कुछ बोले नहीं। सोचा था आप लोग संभल जाओगे, पर अब लगता है कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है, इसलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर वसुंधरा जी और रौनक जी हड़बड़ा गए और इधर-उधर देखने लगे। दादी अपनी बातें कहकर वहां से अपने कमरे में चली गई। मालती जी भी अपने कमरे में चली गई। वहीं रह गए तो वसुंधरा जी और रौनक जी। सबके जाने के बाद रौनक जी ने उनका हाथ पकड़ा और खींचते हुए अपने कमरे में ले गया। सामने खड़े होकर गुस्से में बोले, रौनक क्यों किया आपने उस लड़की के साथ ऐसा? उनकी बात सुनकर वसुंधरा जी उन्हें देखने लगी तो वो अपनी सख्त आवाज में बोले, हमसे तो झूठ बोलने की कोशिश भी मत कीजिएगा, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। तो बताइए क्योंकि उस लड़की के साथ ऐसा? आज आपके एक कदम ने देखा क्या कर दिया। अब वो रुद्र कंपनी में पूरे 50% शेयर्स का मालिक है, सबसे बड़ा शेयर होल्डर। आप समझ भी रही है इस बात को? उनकी बात सुनकर वसुंधरा जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, वसुंधरा जी हाँ, तो क्या करते हम? लड़के ने हमारी इतने सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। हमने उसे हमेशा हर लड़की से दूर रखने की कोशिश की, उस समायरा को उसकी जिंदगी में लाए ताकि उससे धोखा खाकर वो टूट जाए। फिर हम जो करना चाहते हैं वो कर सके, पर यह लड़का फिर भी हमारे हाथ नहीं आया। लूटे हुए आशिक कई तरह आंसू बहाने की जगह इसने खुद को काम में इतना झोंक दिया कि आज इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया। इसकी वजह से सिंह कारपोरेशन को मिलने वाली डील्स इसे मिल जाती है। जो लोग हमारे साथ बिजनेस करने के लिए मिन्नतें करते थे वो आज उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। फिर भी
हम चुप रहे, पर उसके बाद क्या हुआ पता नहीं कहाँ से उस लड़की को अपनी बीवी बनाकर उठा लाया। इतना पता करने के बाद भी उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, और उस लड़की की वजह से उसने हमारी बेइज्जती की, जो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इसलिए हमने उस लड़की को चोट पहुंचाई। यह सब वो बहुत गुस्से में बोला रही थी। उनकी बातों से ही रुद्र और आस्था के लिए उनकी नफरत झलक रही थी। रौनक जी ने उन्हें बिस्तर पर बिठाया और उन्हें पानी पिलाकर शांत करते हुए बोले, जानता हूं, पर आप भी तो सोचिए, हमारा एक गलत कदम हमारी बरसों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। अब आज का ही ले लीजिए, कहाँ हम उससे वो 30% शेयर्स भी छीनना चाहते थे, और कहाँ अब वो 50% का मालिक बन गया। अब अगर बोर्ड ऑफ मेंबर को यह बात पता चली तो वो लोग कंपनी की सिचुएशन देखते हुए उसे कंपनी का सीईओ बनाने को बोलने लगेंगे। फिर हम क्या करेंगे? उनकी बात सुनकर वसुंधरा जी घबराकर बोली, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो सीईओ बन गया तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। पर प्लीज अब आप ऐसा वैसा कुछ मत करना जिस से हमारी मुश्किलें और बढ़ जाए। वसुंधरा जी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो उनके पास से उठकर रूम से बाहर चले गए। वहीं वसुंधरा जी उनके जाते ही कुछ सोचते हुए बोली, नहीं, हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हमें कुछ तो करना ही होगा। यह बोल उन्होंने अपना फोन निकाला और किसी को फोन लगाकर बात करने लगी। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपने कमरे में पहुंचा तो उसकी नजर आस्था पर गई, जो उठने की कोशिश कर रही थी, पर पांवों में जख्म होने की वजह से अपने पांवों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। रुद्र जल्दी से भागकर उसके पास गया और बोला, यह क्या कर रही हैं आप? आपको पता है ना आपके पांवों में चोट लगी है, ऐसे में आप अपने पांवों पर वजन नहीं डाल सकती, वरना जख्म गहरा हो जाएगा और फिर से खून आने लगेगा। अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे आवाज दे देती। आस्था ने उसकी तरफ देखा और फिर मायूस सा चेहरा बनाकर बैठ गई। रुद्र भी उसके पास बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, कुछ चाहिए था आपको? उसकी बात सुनकर आस्था नजरें झुकाए अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए इधर उधर देखने लगी, पर कुछ बोली नहीं। रुद्र उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे के हर भाव को देख वो समझने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने धीरे से आस्था के हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और बोला, अगर आप बताएंगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? और हम दोनों पति पत्नी हैं, तो आप बेझिझक मुझसे कह सकती है। उसकी बात सुनकर आस्था नजरें झुकाए ही धीरे से बोली, वो मुझे बाथरूम जाना था। तो यह बोल उसने अपनी गर्दन झुका ली। उसे रुद्र के सामने यह बोलने में बहुत अजीब लग रहा था। वहीं रुद्र भी उसकी हालत समझ रहा था। पर फिर उसने उसके चेहरे को हाथों में भर ऊपर किया और बोला, मेरी तरफ देखिए। पर आस्था नजरें झुकाए बैठी रही। तभी रुद्र फिर बोला, आस्था, मैंने कहा मेरी तरफ देखिए। आस्था ने उसकी तरफ देखा तो रुद्र प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए बोला, आस्था, हम पति पत्नी हैं। आपको मेरे सामने कुछ भी बोलने के लिए हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। पति ना सही, एक दोस्त मानकर तो आप मुझसे सब कह सकती है। मानता हूँ हमारा रिश्ता वहां तक नहीं पहुंचा, यहाँ आप खुलकर मुझसे हर बात कर सके, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना? वैसे भी आपने कहा था कि आप इस रिश्ते को निभाना चाहती है, तो जब तक आप कोशिश नहीं करेंगी तब तक कैसे हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे? उसकी बात सुनकर आस्था ने उसकी तरफ देखा और मायूस सा चेहरा बनाकर बोली, ऐसा नहीं है, वो आप रूम में नहीं थे और हमें कोई और भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए हम खुद ही उठकर जाने वाले थे। हम उठने की कोशिश कर ही रहे थे,
कि आप आ गए और आपने हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। यह बोल उसने मासूम सा चेहरा बना लिया। वहीं उसकी बात सुनकर रुद्र को भी एहसास हुआ कि वो आस्था को उठते देख उससे सवाल पर सवाल किए जा रहा था। आस्था को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया उसने। उसने गहरी सांस ली और उठते हुए बोला, अच्छा ठीक है, चलिए अब उठिए, मैं आपको बाथरूम तक छोड़ देता हूँ। यह बोल उसने आस्था को अपनी गोद में उठा लिया। वहीं उसके ऐसे उठाने से आस्था ने अपनी बाहें उसके गले में लपेट दी, पर उसने एक बार भी रुद्र की तरफ नहीं देखा, बस अपना सिर झुकाए रखा। वहीं रुद्र का ध्यान उस पर ही था। वो उसकी झिझक समझ रहा था, पर उसने सोच लिया था कि अब वो पीछे नहीं हटेगा और धीरे धीरे आस्था को अपने प्यार का एहसास करवाता रहेगा। उसने आस्था को बाथरूम में ले जाकर नीचे उतारा और उसके गाल को प्यार से छूकर बोला, आप फ्रेश हो जाइए, दरवाजा बंद मत करना, मैं बाहर ही हूँ। कुछ भी चाहिए हो बस आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगा। आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई तो रुद्र बाथरूम से बाहर चला गया। उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया और बाहर ही खड़ा होकर आस्था का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद आस्था दरवाजा खोलकर बाहर आई। रुद्र ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेड की तरफ ले जाते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि मुझे आवाज दे देना, फिर आप खुद क्यों चलकर बाहर आई? आपको पता है ना कि आपके पांवों में चैट लगी है। अभी आपका अपने पांवों पर वजन डालना सही नहीं है। उसकी बात सुनकर आस्था धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ, इतनी ज्यादा भी नहीं लगी है मुझे, बस थोड़ी सी चोट है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। उसकी बात सुनकर रुद्र ने उसे गुस्से में घूरा और बोला, मुझे पता है आपको कितनी चोट लगी है, इसलिए अब आप चुपचाप बैठी रहेगी और रेस्ट करेंगी। आप इस बेड से उठेगी भी नहीं। आपको कुछ भी चाहिए हो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, खुद उठने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसका माथा चूम लिया। फिर उसे देखते हुए बोला, अब आप थोड़ी देर यहीं बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर आस्था उसकी तरफ देखते हुए बोली, पर दादी माँ ने तो कहा था कि पहली रसोई की रस्म में नाश्ता हमें बनाना है। उसकी बात सुनकर रुद्र ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा सख्ती से बोला, कोई जरूरत नहीं है, आपके पामों में चोट लगी है, ऐसे में आप कैसे किचन में खड़ी रहकर नाश्ता बनाएंगी? उसकी बात सुनकर आस्था उदास हो गई और नजरें झुकाए धीरे से बोली, पर हम यह रस्म करना चाहते हैं, हमारे ससुराल में हमारी यह पहली रस्म है। उसकी बात सुनकर रुद्र को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो आस्था के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसके पास उसके सामने बैठ गया और उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए बोला, हम मानते हैं यह आपकी पहली रस्म है, पर आपको भी पता है आप अपने पांवों पर वजन नहीं डाल पाएगी, आपके जख्मों से फिर खून रिसने लगेगा। आस्था ने उसकी तरफ देखा और बोली, हम कर लेंगे, प्लीज हमें यह करने दीजिए। यह बोल उसने उदास सा चेहरा बना लिया। उसके आंखों और चेहरे की उदासी रुद्र से देखी नहीं गई। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, ठीक है, पर आप अपने पांवों पर वजन नहीं डालेंगी। उसकी बात सुनकर आस्था उससे अलग हुई और बोली, फिर हम खाना कैसे बनाएंगे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आस्था अभी भी उसे कंफ्यूजन से देखा रही थी, पर तभी रुद्र ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे रूम से बाहर ले जाते हुए बोला, चलिए आपकी पहली रसोई की रस्म कंप्लीट करते हैं। आस्था ने कुछ नहीं कहा, बस उसके गले में अपनी बाहें लपेट दी। रुद्र उसे लेकर नीचे आ गया। रुद्र आस्था को
लेकर नीचे आया तो दादी और चाची जो हॉल में ही बैठी थी उसे देख बोली, रुद्र बेटा, आप आस्था को नीचे क्यों लाए? अभी उन्हें आराम की जरूरत है। उनकी बात सुनकर रुद्र ने आस्था की तरफ एक नजर घूर कर देखा और बोला, हमने तो इन्हें आराम करने के लिए कहा था, पर इन्हें अपनी रसोई की रस्म पूरी करनी है। उसकी बात सुनकर चाची हैरानी से बोली, पर बेटा, आपके पांवों में इतनी चोट लगी है, ऐसे में आप खड़े रहकर खाना कैसे बना पाओगे? उनकी बात सुनकर दादी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ बेटा, आपको यह करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको यह रस्म करनी है तो सर्वेंट खाना बना देंगे, आप बस हाथ लगा देना, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर आस्था धीरे से उन्हें देख बोली, पर दादी, हम ठीक है और हम यह रस्म करना चाहते हैं और आप फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर रुद्र उसे घूर कर देखता है, वहीं उसके ऐसे घूरने से आस्था घबराकर अपनी नजरें झुका लेती है। तभी रुद्र दादी की तरफ देखकर बोलता है, आप फिक्र मत कीजिए, इन्हें कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर चाची जल्दी से बोली, पर उसके पांवों में चोट लगी है, वो खड़ी कैसे रहेंगी? रुद्र आस्था को किचन की तरफ लेकर जाते हुए बोला, मैं सब संभाल लूंगा। अब उन दोनों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए दोनों शांत होकर सोफे पर बैठ गई। वहीं रुद्र आस्था को किचन में लेकर आया और सर्वेंट को बोलकर एक चेयर मंगवा कर उसने आस्था को उस पर बिठा दिया और उसे देखते हुए बोला, अब आप बताइए, आपको क्या बनाना है? उसकी बात सुनकर आस्था ने उसे देखा और फिर धीरे से बोली, मुझे नहीं पता यहाँ सबको क्या पसंद है। तभी पीछे से चाची की आवाज आई जो किचन में आ रही थी। वो आस्था की बात सुनकर बोली, मीठे में खीर बना देना, बाकी नाश्ता सर्वेंट बना लेंगे। रुद्र और आस्था ने उनकी तरफ देखा तो आस्था उनकी बात सुनकर बोली, मैं नाश्ता भी बना दूंगी, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। पर बेटा तुम ऐसे, वो आगे कुछ बोलती उसके पहले ही रुद्र उनकी बात काटते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए चाची, मैं इनकी मदद करूंगा। उसकी बात सुनकर चाची खामोश हो गई। वहीं सर्वेंट सभी हैरान खड़े रुद्र को देख रहे थे, क्योंकि आज से पहले उसने कभी किचन में पांवों तक नहीं रखा था। कुछ बनाना तो दूर, कभी एक गिलास पानी का भी खुद नहीं लिया था, पर आज वो अपनी पत्नी की मदद कर रहा था। आस्था ने सर्वेंट को देख कुछ सामान बताया तो सर्वेंट वो सब सामान उसे निकाल कर दे दिया। आस्था के कहने पर रुद्र ने उसकी चेयर सेल्फ के पास कर दी। यहाँ गैस था। आस्था बैठे बैठे ही सब तैयारी करने लगी। रुद्र भी उसकी मदद कर रहा था। दो सर्वेंट वहीं खड़ी थी ताकि अगर उन्हें कुछ सामान चाहिए हो तो वो दे सके, क्योंकि उन दोनों को ही नहीं पता था कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। लगभग आधे घंटे बाद सब बनकर रेडी हो गया। रुद्र के कहने पर सर्वेंट ने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। रुद्र ने आस्था को गोद में उठाया और ऊपर अपने रूम में ले गया। फ्रेश होने के बाद दोनों फिर वापस नीचे डाइनिंग रूम में आ गए। यहाँ सब उनका ही इंतजार कर रहे थे। रुद्र ने आस्था को एक चेयर पर बिठाया और खुद उसके साथ दूसरी चेयर पर बैठ गया। सर्वेंट ने खाना सर्व किया तो सब खाना खाने लगे। सबने खाने की बहुत तारीफ की। रौनक जी ने भी खाने की तारीफ की, पर वसुंधरा जी ने कुछ नहीं कहा। पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नाश्ता होने के बाद दादी ने आस्था को एक रेड कलर बॉक्स दिया तो आस्था उन्हें देखने लगी तो दादी बोली, यह आपकी पहली रसोई का तोहफा है। आस्था, पर दादी माँ, इसकी क्या जरूरत है? बेटा, यह आपका हक भी है और शगुन भी, इसलिए आप मना नहीं कर सकती। उनके बहुत कहने पर आस्था ने वो ले लिया। चाची ने भी उसे बॉक्स दिया जिसमें बहुत सुंदर पायल थी। वसुंधरा जी ने अनमने मन से उसे कंगन दिए। आस्था
ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप ले लिए। तभी दादी रुद्र को देख बोली, रुद्र तुम बहू के लिए क्या लाए हो? उनकी बात सुनकर रुद्र आस्था को देख बोला, मैं कुछ नहीं लाया, मुझे पता नहीं था कि गिफ्ट भी देना होता है, पर मैं बाद में इन्हें कुछ दिलवा दूंगा। उसकी बात सुनकर आस्था ने उसे देखा पर कुछ बोली नहीं, पर हाँ, वो थोड़ा उदास हो गई थी जो रुद्र ने महसूस किया। उसने कुछ कहा नहीं पर वो मुस्कुरा दिया। दोपहर तक वो दोनों वहीं रहे। फिर लंच कर वो दोनों रुद्र मेंशन आ गए। दादी का मन तो नहीं था उन्हें भेजने का, पर उन्हें पता था कि रुद्र ज्यादा देर वहां नहीं रुकता, इसलिए उन्होंने उसे फोर्स नहीं किया। वैसे भी अगर फिर वसुंधरा जी ने कुछ किया तो इस बार रुद्र को रोकना बहुत मुश्किल होगा। रुद्र आस्था को गोद में लिए घर के अंदर आया और सीधा लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। आस्था को बहुत अजीब लग रहा था ऐसे रुद्र की गोद में, क्योंकि सभी सर्वेंट और राजू वहीं मौजूद थे, यहाँ तक कि प्रवीण भी वहीं मौजूद था। आस्था ने एक बार भी अपनी नजरें उठाकर ऊपर नहीं देखा। रुद्र उसे ही देख रहा था। वो उसे लेकर रूम में आया और सीधे में ले जाकर खड़ा कर दिया और बोला, आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद आपको बस रेस्ट करना है और अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। यह बोल वो बिना कुछ सुने वहां से रूम में चला गया। आस्था भी फ्रेश हुई और धीरे से चलकर बाहर आई। रुद्र जो बाहर ही खड़ा था, उसने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और ले जाकर बेड पर लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोला, अब आप यहाँ से बिल्कुल नहीं उठेंगी। जो भी चाहिए हो मुझे बताना, अब आप आराम करो। यह बोल वो उठकर वहां से जाने लगा तो आस्था ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने पहले अपने हाथ और उसे देखा तो आस्था ने उसका हाथ छोड़ दिया और नजरें झुकाकर बोली, वो आप कहाँ जा रहे हैं? रुद्र वापस उसके पास बैठ गया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, कहीं नहीं जा रहा, यही हूँ आपके पास, आप सो जाइए। यह बोल उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ टाइम बाद आस्था सो गई। रुद्र उसके बालों को सहलाते हुए उसे ही देख रहा था, जो सोते हुए बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। रुद्र ने प्यार से उसका माथा चूमा और उठकर बाथरूम में चला गया। फ्रेश होकर वो आकर आस्था के पास ही बैठ गया और लैपटॉप पर अपना काम करने लगा।